जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज आप सबका आपके अपने YouTube परिवार MJ क्लासेस पे एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, जिसमें हम लोग सॉलिड स्टेट का भाग 2 देख रहे हैं, यानी सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। दरअसल जो हमारा जो चैप्टर है ठोस अवस्था, पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, इसका मैंने पहले पार्ट में एक्सप्लेन किया था कि सॉलिड क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें हमने आपको क्रिस्टली अक्रिस्टली में कैसा फ़र्क होता है, क्या अंतर होता है, क्यों इसको क्रिस्टली कहते हैं, क्यों इसको अक्रिस्टली कहते हैं, मैंने सारी बातें आपको डिफाइन कर दिया था। ठीक है, तो आज हम लोग क्रिस्टली ठोस के बारे में और अधिक जानकारी लेंगे, क्योंकि यही हम लोग का मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग सीखते हैं क्रिस्टली ठोस के प्रकार। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप उस वीडियो को देखें, ताकि आपको पूरा का पूरा क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रिस्टली ठोस और क्रिस्टली ठोस के बारे में एक्सप्लेन कर दिया था, तो चलिए अब उसके आगे बात करते हैं क्रिस्टली ठोस के प्रकार। ठीक है, तो आप लोग नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसमें कि ये 4 प्रकार के होते हैं। क्रिस्टली ठोस 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? आपका पहला पॉइंट क्या है? आयनिक ठोस। सेकेंड क्या है? सहसंयोजक ठोस, या इसी को बोलते हैं नेटवर्क ठोस, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है हमारा? धात्विक ठोस। और चौथा क्या है? आणविक ठोस। तो ये लिखने के बाद अब हेडिंग लिखिएगा आप आयनिक ठोस, क्योंकि हमको इन चारों के बारे में डिस्कस करना है, पढ़ना है। ठीक है, कि इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, हर एक चीज़ को हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? आयनिक ठोस की। तो हेडिंग लिखिएगा क्या? आयनिक ठोस। तो लिखिएगा इसमें वे ठोस। क्या लिखेंगे? वे ठोस जो आयनों द्वारा मिलके बनते हैं या आयनों से मिलके बनते हैं, उन्हें आयनिक ठोस कहते हैं। यानी ऐसे ठोस जो आयनों से मिलके बनते हैं, उन्हें हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। आयनिक ठोस मतलब आयन से मिलके बना है। आयंस का मतलब है कि मन में आ रहा है कि सर जो आयंस यानी जैसे कोई भी कैटायन एनायन, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। यानी ऐसे हम लोग को तत्व लेने हैं जिनके ऊपर आयन रहेगा, और उन 2 आयन से मिलने की वजह से हमारा एक कंपाउंड तैयार होगा, वो ठोस होगा। उसी ठोस को हम लोग आयनिक ठोस कहते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो अपने पास क्या Na है, Na पे चार्ज कैसा होता है? प्लस होता है। वैसे Cl ले लेते हैं तो Cl पे चार्ज क्या होता है? माइनस। जब इन दोनों 2 आयन है तो 2 आयनों के द्वारा, ठीक है, बना कोई जो ठोस होगा, जैसे NaCl, ये ठोस होता है। तो ऐसे ठोस को हम लोग क्या बोलते हैं? आयनिक ठोस कहते हैं। ठीक है, ये हम लोग का पहला हेडिंग था। इसका एग्जाम्पल आप ये लिख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब हेडिंग लिखिएगा आयनिक ठोस के गुण। अब इसके अंदर का क्या क्या कैरेक्टर होता है, उस चीज़ को भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिएगा। ठीक है, देखिए जो भी कोई भी कंपाउंड, ठीक है, जो आयन से मिलके बने होता है ना, उसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, स्थिर वैद्युत बल बहुत ज़्यादा होता है। तो पहला पॉइंट में क्या लिखेंगे कि इनमें स्थिर वैद्युत बल बहुत ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयंस के द्वारा है, और आयंस अपोजिट यानी जो अलग अलग चार्जेस होते हैं, प्लस एक माइनस होगा, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ बहुत तेज़ी से, उनके बीच में फोर्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा लगता है, तब जाके वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में पहला पॉइंट लिख लिया। ठीक है, अब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। देखिए मैंने अभी अभी बोला कि इनको तोड़ने में हमको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? यानी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रहेगा, यानी इसका जो क्वथनांक और जो गलनांक रहेगा, वो क्या होंगे? उच्च होंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा करना पड़ेगा हमें, तभी ये टूटेंगे। यानी सेकेंड पॉइंट ये निकल के आया कि जो भी हमारे पास आयनिक ठोस होता है, उनका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है? उच्च होते हैं। क्लियर बात? तो चलिए तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा कि सर देखिए अभी आपने बोला कि आयंस है, तो इनके बीच में जो बॉन्ड होगा, यानी इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगा, वो क्या होगा? आयनिक बंध होगा। क्या होगा? आयनिक बंध होगा। तो वो लिख लीजिएगा, इनके बीच आयनिक बंध होगा। ठीक है, आयनिक बंध यानी आयनों के द्वारा जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। तो ये बातें हो गई क्लियर। अब इसके बाद चौथा पॉइंट, तो चौथा पॉइंट लिखिएगा कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। कुचालक का मतलब कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। ठीक है, लेकिन
लेकिन द्रव अवस्था में ये सुचालक होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि ये जो होते हैं विद्युत के कुचालक होते हैं, परंतु द्रव अवस्था में ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ये बात अच्छे से याद कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग सेकेंड की बात करते हैं, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा ऐसे ठोस जिनमें एक ठोस किसी दूसरे अन्य या फिर अन्य ठोस, ठीक है, किसी दूसरे ठोस से एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक ठोस तैयार करता है, उसे सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई। देखिए यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं कि कोई एक कंपाउंड है जो दूसरे कंपाउंड से एक ठोस है जो दूसरे ठोस से जुड़ एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक बड़े से ठोस का निर्माण कर रहा है, तो ऐसे ठोस को बोलते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जैसे आपका डायमंड होता है, डायमंड में अगर आप देखेंगे तो जो कार्बन एक होता है वो अन्य 4 कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से रहता है और ये टेट्राहेड्रल होता है, यानी चतुष्फलकी इसका स्ट्रक्चर होता है। फिर ये जो कार्बन रहता है किसी अन्य 4 कार्बन से ये इधर जुड़ा रहेगा, ये ऐसे, तो इनका जो क्रम होता है ऐसे ही करके ये जो आपका जो डायमंड होता है उसका स्ट्रक्चर बहुत ही जटिल होता है। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सहसंयोजक ठोस कहते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं इनको नेटवर्क ठोस क्यों कहते हैं। तो नेटवर्क ठोस बोलने का ये रीज़न है क्योंकि देखिए ये एक नेटवर्किंग, जैसे नेटवर्किंग का मतलब कि एक से जुड़ के दूसरे से फिर तीसरे जुड़ेगा, चौथे से, ये देखिए नेटवर्क की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, वैसे ही इसलिए इसको ऐसे ठोस को हम लोग नेटवर्क ठोस भी कहा जाता है। क्लियर है। तो चलिए अब इसके बाद हेडिंग क्या लिखेंगे, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के गुण में देखिए पहला पॉइंट ये हो जाएगा, देखो इन सब जितने भी कार्बन है इनके बीच में जो बॉन्डिंग है यानी जो बंध, पहले उसको ही देख लेते हैं। तो क्या लिखोगे कि इनके बीच लगने वाला या बनने वाला जो बंध है वह कौन सा बंध है, सहसंयोजक बंध है। तो लिखिएगा कि सहसंयोजक ठोस में सहसंयोजक बंध होता है। ये पहला पॉइंट हम लोग को याद होना चाहिए। तो देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग ये लिखेंगे कि देखो ये हमारा सहसंयोजक हमको पता है कि बहुत ही मजबूत बंध होता है, और अगर मजबूत बंध है और आपको पता है कि जो हमारा डायमंड होता है वो बहुत कठोर होता है, टूटता नहीं है, यानी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा यानी गलनांक और जो क्वथनांक होगा वह क्या होगा, बहुत अधिक होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे कि इनका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत या उच्च होता है, ठीक है। इनका गलनांक तथा क्वथनांक बहुत उच्च होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। अब इसके तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो तीसरा पॉइंट क्या होगा, तो देखिए जो तीसरा पॉइंट ये होगा, आपको पता है कि जो डायमंड होता है, डायमंड वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करते अंदर से, ठीक है। यानी इसका सीधा मतलब क्या कि जो हमारे सहसंयोजक ठोस होते हैं या नेटवर्क जो ठोस होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमने डिस्कस कर ली किसके बारे में, सहसंयोजक ठोस के बारे में, कि ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनका गलनांक क्वथनांक बहुत ज़्यादा होता है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होती है वह सहसंयोजक बॉन्ड होता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर ये ऐसे ही होता है, और ये एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, डायमंड हो गया, ठीक है। और ये आपका ये डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो जाएगा, जो पेंसिल में नेट में लगी होती है वो भी तो कुछ ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, देखो ये हमारा डायमंड हो गया, डायमंड में सहसंयोजक होते हैं, एक को छोड़ करके, जैसे अगर आप देखें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट भी क्या है हमारा सहसंयोजक बंधुओं द्वारा जुड़ा होता है, ठीक है। और उसकी खास बात यह है कि वह विद्युत का सुचालक होता है, यानी उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, ठीक है, वो कंडक्टर होता है। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ग्रेफाइट को छोड़ करके, ये नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, ग्रेफाइट को छोड़ करके बाकी जितने भी सहसंयोजक ठोस होते हैं वह विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी अचालक होते हैं या बैड कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमने डिस्कस कर ली किसके बारे में, सहसंयोजक ठोस या नेटवर्क ठोस के बारे में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, और वो क्या हमारा धात्विक
ठोस। तो इसमें लिखेंगे कैसे, ऐसे ठोस जो धातुओं से मिल के बने होते हैं। किससे? धातुओं से मिल के बने होते हैं। ऐसे ठोसों को हम लोग धात्विक ठोस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो लिख लीजिएगा। ठीक है, यानी गुण पहला प्रॉपर्टी ये हो जाएगा कि जितने धातु होते हैं सभी सॉलिड स्टेट में होते हैं। किस में होता है? ठोस अवस्था में होता है। जितने भी धातु होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। सिर्फ एक को छोड़ करके क्या नाम है उसका? मरकरी यानी Hg यानी पारा। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पारा। पारा क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। बाकी जितने भी होते हैं वो रूम टेम्परेचर का मतलब क्या? आपका 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड या 68 से 72 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हमारा आपका पारा होता है वही आपका लिक्विड स्टेट में होता है। बाकी जितने धातु होते हैं सब के सब सॉलिड अवस्था में होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, तो देखिए जो जितने भी हमारे धातु होते हैं वे सब के सब विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं? सुचालक यानी गुड कंडक्टर। ठीक है, वो क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, इसके अंदर से करंट पास करेगा। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो देखिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी बहुत अधिक होता है। ये बातें आपके माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक है, भूलिएगा नहीं। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग का इसका जो चौथा पार्ट है उसको देखते हैं, आणविक ठोस। तो आणविक ठोस आप हेडिंग लिखिएगा, इसमें लिखिएगा कि ऐसे ठोस जो अणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें आणविक ठोस कहते हैं। जैसे हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बर्फ हो जाएगा, बर्फ या फिर आपका सूखा बर्फ का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग आणविक ठोस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो आणविक ठोस होते हैं इसको दो प्रकार से अलग अलग डिवाइड किया गया है। ठीक है, जो हमारा आणविक ठोस है इसको दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है ध्रुवीय फॉर्म में, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। इंग्लिश में बोलते हैं पोलर और नॉन पोलर। ठीक है, ध्रुवीय और अध्रुवीय फॉर्म में इसको अलग अलग किया गया है। अच्छा, ध्रुवीय फॉर्म में वो होते हैं जो समान प्रकार के होते हैं, जैसे H2, O2, Cl2, ये सबके जो टाइप हो जाएंगे ये हो जाएंगे क्या? ध्रुवीय। और अध्रुवीय में अलग अलग होंगे, जैसे HCl हो गया, ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो ये सब क्या होंगे? अध्रुवीय हो जाएंगे। यानी जब दो अलग अलग मिलेंगे तो वो अध्रुवीय और एक ही तरीके के सब रहेंगे। जैसे देखिए H क्या है, यहाँ पे सिर्फ H ही है, 2 बार 3 बार से जितनी बार वो अलग बात है। ठीक है, आपका देखो यहाँ Cl कितनी बार? 2 बार है। तो ये सब क्या हो गया? ध्रुवीय हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब इसके हम लोग कैरेक्टर को देखते हैं, यानी गुण को। तो इसकी देखिए पहली प्रॉपर्टी ये है कि इनके बीच जो लगने वाला बल होता है, ठीक है, यानी आणविक ठोसों के बीच में लगने वाला जो बल होता है वो बहुत क्या होता है? कमज़ोर होता है। ठीक है, इसे हम लोग वांडर वॉल फोर्सेस भी कहते हैं। क्लियर है? पहला पॉइंट में क्या हो जाएगा? इनके बीच लगने वाला बल कमज़ोर होता है, जिन्हें वांडर वॉल फोर्स कहते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, ये मुलायम होते हैं, ये मुलायम होते हैं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा कि इनका तो देखिए इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, यानी इसका गलनांक और जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा? ऊपर नहीं रहेगा, नीचे रहेगा। क्यों? अभी तो बाकी सब में जितने ठोस थे सब के सब क्या थे? इनका गलनांक और क्वथनांक क्या था? बहुत ज़्यादा था, लेकिन इनका कम क्यों है? देखो उन सब के बीच में जो फोर्स था वो मजबूत था, बंधा हुआ था, लेकिन ये क्या होता है? बहुत ही कम। इनके बीच जो लगने वाला बल क्या है? बहुत कम है, यानी हल्का सा भी अगर हम देंगे तो टूट जाएगा। तो इसका मतलब इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। इस तरह के ये बना लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमने सीखा कि क्रिस्टलीय ठोस के कितने प्रकार होते हैं। चारों प्रकार के बारे में सीख लिया कि क्या क्या कैसे इसको एक्सप्लेन करें, कैसे समझेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो अगले वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।